है कोई नेता जो आपको यहाँ पर पसंद है? देखिए, विपक्ष में रहते हम यही कर सकते, जनता की आवाज को बुलंद कर सकते। क्या ऐसा नहीं मिल पाया बसपा में जो समाजवादी पार्टी आपको दे पा रही है? हॉस्पिटल के जड़ से हालात हो रहे हैं। इस हार के बाद आपको किस बात ने सबसे ज्यादा संभाला? अगर वो भ्रष्टाचार ना करें। किस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है? इनकी फसल है तभी आपकी फैक्ट्री है। बीसलपुर की जनता इस चीज से बहुत परेशान। अच्छी लाइटें लग जाना यही विकास है। राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? पी से परशुराम जी आते, पी से प्रदीप जी आते। अच्छा, समाजवादी में आप पर कोई राष्ट्रीय पद है, राष्ट्रीय सचिव हैं आप? महिला सभा की। अखिलेश यादव जी ने आपको इतना बड़ा पद दिया, आपने संभाला, कैसा लगता है इस पद पर रहते हुए? देखिए, बहुत अच्छा लगा महिलाओं से मिलने का, मतलब और ज़्यादा जुड़ने का मौका मिला। और उनकी समस्याएं जो घर भीतर तक की होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सुन करके उनको कई बार ये होता है ना कि कोई उनके गलत धारणा भर देता है, उस धारणा को उनके निकालने, उनके बीच में जब आप बैठोगे बात करोगे तो उनकी धारणा निकालने का मौका मिलता है। बच्चों की शिक्षा पे बात करने के लिए हमें वक्त मिला, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये सम्मान देने के लिए मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ समाजवादी पार्टी की, जिन्होंने बहुत जल्दी मुझ पर भरोसा करके और ये मुझे इतना बड़ा पद दिया। राजनीति में आपका रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मेरे पिताजी मेरी राजनीति में मेरे रोल मॉडल हैं। अच्छा, नेताजी या फिर अखिलेश यादव जी से? मैं बहुत छोटी, यानी मेरी पैदाइश से पहले पापा राजनीति में आ गए थे। मेरे से बड़े मेरे भाई हैं जी। पापा उनके जन्म से पहले राजनीति में आ गए थे, तो मेरे तो ब्लड में राजनीति है। तो रोल मॉडल वही होगा जिसके साथ आप आंखें खोलोगे। तो मैंने पिताजी को देखा स्ट्रगल करते हुए। जब वो प्रधान थे, वो वक्त तो मुझे याद भी नहीं है, जब वो ब्लॉक प्रमुख रहे, 3 बार ब्लॉक प्रमुख रहे, वो वक्त मैंने देखा कि काम, और जबकि डॉक्टर थे, उनका पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन अगर काम करना है तो सब एक तरफ है, खाना भी एक तरफ है। आज हमने भी, हमारी भी लाइफ में भाई, हम दिन भर भूखे काम कर सकते हैं, काम करना है तो करना है। तो मैंने उन्हें देखा था जब सांसद बन गए तो रात को 1:30 2-2 बजे, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा होता है कैंपी के लिए, हमें ही रात को 11-11 बज जाते हैं। तो मैंने उन्हें देखा रात को 2-2 बजे आना घर पे, और कभी खाया तो 1 रोटी खा ली, नहीं तो ऐसे ही लेट जाना। सुबह को फिर 5 बजे उठ करके अपना डेली रूटीन करके फिर नीचे लोगों से मिलना। तो मैंने जो स्ट्रगल, जो मेहनत उनकी देखी है, और उससे मैं अपनी मदर को भी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मेरी मम्मी का उनके साथ पूरा कहना चाहिए परिवार संभालने में हाथ नहीं होता, तो वो शायद, पापा हमेशा कहते थे, तो शायद मैं इतने ऊंचे मंदिर में नहीं पहुंच पाता। तो मेरे रोल मॉडल तो मेरे पिताजी ही हैं। हम लोग कहते हैं स्काउटिंग इन माय ब्लड, मैडम कह रही है पॉलिटिक्स इन माय ब्लड है। हाँ, पॉलिटिक्स बिल्कुल। विधायक बनने के बाद पहला कोई एक ऐसा काम जिसके बाद आपको लगे चुनाव लड़ना सफल रहा? मेरा तो देखिए, मेरा वहीं से शुरू होता है, चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव जीतना और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाना, लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाना, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोग चाहेंगे तो वो आपको बहुत ऊपर बैठाएंगे, जनता जनार्दन है। तो अगर चुनाव लड़ने की बात आती है और सफलता मिलती है, तो मैं सबसे पहले बच्चों के लिए विद्यालय पे काम करूंगी। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मेरा 22 से ये एम लगातार चला रहा है बच्चों के लिए स्टेडियम पे, क्योंकि काम तो बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन करने वाला चाहिए। मैंने काम होते देखे हैं जी। कि आप काम के लिए आप फाइल भेजोगे, आप कैपेबल हो तो आप करा सकते हो, लेकिन जब आवाज़ ही नहीं उठेगी तो नहीं होगा। और ये इससे हमारी चीनी मिल का जीर्णोद्धार ये करवाना है आप? बिल्कुल, मेरा ये टॉप पर है, ये काम जो है कि बहुत टॉप पर है। जो मेरे किसान भाइयों को बहुत परेशानी हो रही है, तो उसका, क्योंकि वो गन्ना लेकर के 4 दिन पेमेंट नहीं आ रहा है, एक अलग बात है। आप 4 दिन बंद फैक्ट्री है, 5 दिन चलती है, 6ठे दिन बंद हो जाती है, फिर 1 हफ्ते चलती है, फिर बंद हो जाती है। तो ये सब, इसके लिए मेरा काम बहुत, मतलब मेरा माइंड सेट है इस पर। आपने अभी बात करी थी लोगों की, तो बीसलपुर के जनता के लिए आपका एक लाइन का संदेश क्या है? नहीं, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लाइन जरूरी नहीं है। जब इतना हुआ, आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस विधानसभा? बीसलपुर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रकृति का नियम बदलाव है, तो बदलाव करके देखिए। और बदलाव में वक्त नहीं लगता, 5 साल का वक्त हमारे पास होता है, जो कि बहुत सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति को देखने के लिए। तो आप बदलाव यहाँ पर लेकर आइए और फिर आप देखिए कैसे विकास की बयार होती है हमारी विधानसभा में। मैं एक वोटर हूँ, आम वोटर भी, कोई पॉडकास्ट नहीं करता हूँ, बिल्कुल आम व्यक्ति हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। आप मुझे एक रीजन दो कि मैं आपको वोट दूँ। मेरा एक दोस्त है अभिषेक, आपको पता नहीं होगा, उसने पहला वोट
जब वो वोट डालने के काबिल, वो पहला वोट आपको दिया। इवन लोग लगाते नहीं स्टेटस पे, आम इतना आम आदमी, अभी आप किसी आम आदमी से पूछो रोड पे, वो नहीं बताएगा हमने किसको वोट दिया, लेकिन उसने वीडियो तक बनाई थी कि हम उनको वोट देकर आए। तो ऐसे आप मुझे कोई एक रीजन दो कि मैं आपको वोट दूं, अगर मैं एक आम नागरिक हूं तो। हाँ, तो आम नागरिक के लिए मेरा यही है कि मैं आपके बीच में आपके साथ आई हूँ, जी। और आप अपनी आवाज़ समझकर, मेरी आवाज़ में मिलाकर के आप वोट करिए जो आप चाहते हैं। चाहने के लिए हमारा पर्सनल कुछ नहीं होता, हमें पूरे एरिया को देखना पड़ता है, एरिया को क्या ज़रूरत है, ये देखते हुए अपनी आवाज़ बना करके आप भेजिए कि आपकी आवाज़ बन करके मैं सदन में बोल सकूँ। बनेंगी आप हमारी इसलिए आप सुख वोट दुख की करिए। आवाज बनेंगी आप? बिल्कुल 100% आप आजमा के देखिए। पिछले 9 साल आपने, या जो भी 11 साल आपने बताया राजनीति में है, विपक्ष में रहते हुए आपने जनता के लिए क्या किया है? देखिए, विपक्ष में रहते हम यही कर सकते हैं, जनता की आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। तो मैंने उसमें कोई भी वक्त पब्लिक को ऐसा नहीं लगा कि मैं उसके साथ नहीं खड़ी हूँ। उसके सुख में, उसके दुख में, या जिसने मुझे जहाँ बुलाया, सुख में तो जब कोई बुलाता है तभी जाना हो पाता है, लेकिन दुख में, परेशानी में हमेशा उसके साथ खड़ी रही हूँ। और जहाँ उसे लगा, हमारे पुलिस वाले बच्चों का जब पर्चा लीक हुआ तो मैं उनके साथ खड़ी रही। मैं जो भी हमारा काम है ज्ञापन देना, हम ज्ञापन में लगातार उनके साथ खड़े रहे हैं। या जब पार्टी की बात करते हैं, जब अंबेडकर पे भभूतियां कसी गई पार्लियामेंट में, तब हमारी समाजवादी पार्टी ने पूरा धरना करा, हम लोग पूरे अरेस्ट भी करा गया था, पुलिस लाइन पे हम लोग को रखा भी गया था, हम लोगों ने वो काम भी करा। किसानों की जहां आवाज़ आती है, मैं किसानों के साथ खड़ी हूँ, और हर वक्त खड़ी। मैं किसानों को बोलती हूँ, आप सांड भर के लाइए, मैं कहा मैं आगे चलूंगी, आप 2 ट्रॉली ले आओ, मैं आगे चलूंगी। और वर्मा जी की डेयरी में ना मैंने अगर छोड़ दिया उन्हें, वो कुछ होगा, डंडे मुझे खाने ना, मुझे उनसे करनी है, आप चलिए तो सही। लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, मैं लोगों की हिम्मत से परेशान हूँ। अभी आपने देखा कि जब वोट की बात आई थी, जब ये चल रहा था, SIR चल रहा था, तो हमारे वोट कटने के रिकॉर्ड आया था हमारे पास, तो वो सब लोग थे, कोई नहीं बोला, चाहे पूरी समाजवादी पार्टी हो, लेकिन दिव्या गंगवार आगे खड़ी रही। SDM की गाड़ी हमने रोकी, किसी और ने नहीं रोकी। तो लोग देखते हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। जब चीनी मिल में किसानों को जरूरत थी, मैं उनके साथ खड़ी थी। तहसील में जब किसानों की तोल बंद हो गई थी, उस दिन भी हम उनके पास हो गए थे। SDM से हमारी खूब बहुत वार्तालाप हो गई थी। उन्होंने कहा, आप मैडम कोई दिखा दीजिए यहाँ पे, अगर 20 दिन से कोई, 10-12 दिन से कोई ट्रॉली खड़ी हो, 5 दिन से ज़्यादा की कोई ट्रॉली नहीं खड़ी होगी। मैंने आवाज़ लगा दी, मैं कहा 10 दिन के बाद, किसी 10 दिन से पहले की कोई ट्रॉली खड़ी हुई है क्या यहाँ पे? सरदार जी निकला, कह रहे मैडम 25 दिन से खड़ी है। और मेरी माता का पैर टूटा हुआ, तो मैं बीच बीच में जाना पड़ा। बंदर तमाम गंदगी करके, मतलब खा के नुकसान कर रहे, जानवर और वो सब तमाम चीज़ें। तो अगर आप आवाज़ बनोगे उनकी, तभी आप जनता में जगह बना पाओगे। तो मेरा काम है लोगों के बीच जाना, और मैं काम कर रही हूँ। लोगों का मुझे स्नेह भी बहुत मिल रहा है। ये क्वेश्चन बहुत मैं जो पूछने वाला हूँ, आपको हो सकता है एक शुरू में अटपटा लगे, लेकिन आप सुनिएगा पहले। आपका संबंध आतंकवादियों से है, और लेट मी रिफ्रेश दैट, आप जंतर मंतर गई थी CJP के प्रोटेस्ट में, आपके साथ मुख्य मंच भी साझा किया CJP ने, आप बच्चों के बीच में खड़े होकर बोली थी। उन्हीं बच्चों को समाज के कुछ लोगों ने आतंकवादी बोला था, इसीलिए मैंने बोला आपका संबंध आतंकवादियों से है। तो उन आतंकवादियों के बीच में, या उन बच्चों के बीच में जब आप गई, आप वहां बोली, बच्चों के हक की बात रखी उनके सामने, ऐसा लगा कि ये आतंकवादी हैं, या असहज महसूस हुआ? कुछ ऐसा था वहां पे? आपने तो सब चीजें अपने आंखों से देखी, महसूस की। जी, मैं 16 तारीख और 20 तारीख को, जो विशाल धरना था 20 तारीख को, 20 जिसने को पार्लियामेंट घेरना था, जी। हम 16 तारीख को भी गए थे और 20 तारीख को भी गए थे। और हम चारों ही गए थे, अपने केयर टेकर को भी ले गए, अपने ड्राइवर को भी ले गए। उन्हें दिखाने का मतलब ये था कि वो, तुम लोग ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हो, देखो यहाँ बच्चा सड़कों पे क्यों उतरा हुआ है। मैंने जब वहाँ 16 तारीख को देखा, जितनी पब्लिक वहाँ, मतलब हम लोग, मैं जी। अपने आप को आम पब्लिक ही कहती हूँ, जी। जितने हम लोग, उससे ज्यादा वहाँ फोर्स थी। अच्छा। और पहले 16 को ही? 16 की बात बता रही हूँ। हमने सबसे पहले 16 को वहाँ पहुंचे थे। हम लोग 13 तारीख को यहाँ से गए थे, बीसलपुर में ही थे 1.5 महीने से। 13 तारीख को यहाँ से गए थे, फिर 16 तारीख को हम लोग जंतर मंतर पहुंच गए थे। तो वहाँ जब हमने पुलिस फोर्स देखी इतनी ज़्यादा, तो पहले तो मुझे लगा शायद कोई VIP आ रहा है। VIP आना था, लेकिन वो शाम को आने थे। डिम्पल भाभी उसी दिन वहाँ पहुंची थी, तो वो शाम को आनी थी, लेकिन वो फोर्स बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे लगा ये ऐसे कर रखा टेररिस्ट। तो हमने आपस में चलते चलते बोला, एंटर करते हुए, कि टेररिस्ट तो इनसे पकड़े नहीं जाते, बच्चों के लिए इतनी फोर्स लगा रखी है। और जब 20 को पहुंचे, मैं टच वुड,
मैंने अपनी लाइफ में इतना पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं देखा। नहीं देखा। मतलब वहाँ हम रेंग रहते क्योंकि बॉडी टच थी सबकी, इतनी पब्लिक थी। आंखों देखा है मेरे ख्याल से 8 से 10 लाख लोग होते, और पूरी मेरी तरह फैमिली भी थी, मैं भी अपनी पूरी फैमिली के साथ थी। तो हमने बस ये बोल दिया था बच्चों को, अगर हम बिछड़ भी जाते हैं तो यहाँ रेलिंग की तरफ मुंह कर लेना, एटलीस्ट सांस आती रहे। कि रेलिंग जो फेंसिंग हुई थी कि रेलिंग की तरफ मुंह कर लेना तो हवा आती रहेगी, लेकिन भागना मत, जो होगा यहीं रुक जाएगा। मैं और डैडी हम चारों थे, हमारी एक भांजी भी थी हमारे साथ, तो हमने कहा बस ये देख लेना। लेकिन मुझे वो इतना पीसफुल प्रोटेस्ट, और जब उसके बाद जो लाठी डंडे शुरू हुए तब तक तो वहाँ लोग भी कम हो गए थे, क्योंकि पार्लियामेंट जाकर के बातचीत होने लगी थी इनकी। इन्होंने जो लाठी डंडे बाद में बरसाने शुरू नड्डा करे, जी के साथ थोड़ी बातचीत शुरू हाँ हुई वो थी। बातचीत शुरू हो गई जब वो लोग वहाँ चले गए थे। उसके बाद इन्होंने जो, हमने इतने पास से देखा है, जो आंसू गैस की गाड़ी पूरी तैयार थी, बिल्कुल ठीक सामने देखा है। ये 16 को ही देख लिया आपने? नहीं 20 का, 20 को, 20 अच्छा। को, हाँ। जितना यहाँ से दीवार है इतनी दूरी से मैंने उन्हें फेस करा है। ये तभी कह रहे थे अब जाओ सब हो गया, अब जाओ सब हो गया, क्योंकि सब वहाँ बहुत थका हुआ था। तो जो रेलिंग होती है उसकी बाउंड्री पे हम सभी बैठे हुए थे वहाँ पर। फिर जो उन्होंने लाठियाँ भांजनी शुरू करी हैं, और बारिश भी हो रही थी, तो वो मैं सोचती हूँ कि शायद ये अगर कभी कभी रात को लेट करके सोचेंगे ना तो इन्हें खुद भी गिल्ट फील होगा। और एक रिपोर्टर है, उन्होंने अपनी उसमें डाला था कि एक पुलिस वाले ने रात को जाकर के 1:30 बजे उसे मैसेज करा कि यार मैंने आज के लिए पुलिस की वर्दी नहीं पहनी थी, आज मुझे आत्मग्लानि इतनी हो रही है कि मैं मरना चाहूँगा। कई सारे लोग थे जिन्होंने वहां ऑन द हाँ, स्पॉट इस्तीफा जिन्होंने, भी दिया। क्योंकि उन्हें ऑर्डर था, उनकी गलती नहीं थी, उन्हें आदेश था, उन्हें आदेश का पालन करना था। लेकिन इतना कोई पार्टी का झंडा नहीं, मैं समाजवादी पार्टी से, तो मैं अकेली नहीं, बाद में भी समाजवादी पार्टी के बहुत लोग वहाँ पहुंचे थे। मैं समाजवादी पार्टी से कोई झंडा नहीं, केवल हाथ में भगत सिंह, नेहरू जी, गांधी जी, महापुरुष, अंबेडकर जी, संविधान भी लेकर सारा संविधान की बहुत किताबें थी बच्चों के पास। मतलब बच्चा इतना जागरूक था वहाँ पे, मैं तो उन्हें बार-बार हैट्स ऑफ कर रही थी। और मतलब हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था आगे क्या बात हो रही है, हम लोग पार्लियामेंट के लिए जा भी नहीं पा रहे थे, सारी फाइनेंसिंग कर दी थी। लेकिन मैं तो बच्चों का बहुत हौसला अफजाई करती हूँ। और मैंने वहाँ 80 साल के बुजुर्ग भी देखे, मैंने वहाँ 5 साल का बच्चा भी देखा। तो मैं इतना कहती, इतनी अच्छी प्रोटेस्ट शायद लाइफ में मैं नहीं फेस कर पाऊँ। मैंने इसीलिए बच्चों को भी दिखाया कि आपको, हम कितना लड़ते हैं अपनी किसी भी चीज़ को पाने के लिए, जो हमारा एक अधिकार है संविधान से। आखिर में बस मैं यही पूछना चाहूँगा कि लोग कुछ समय बाद जब दिव्या गंगवार जी को याद करें तो क्या कहें आपके बारे में, क्या सोचें? मैं सोचना तो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या सोचेंगे, लेकिन हाँ इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे भरोसा है कि लोग जब दिव्या गंगवार को याद करेंगे तो बहुत बेहतरीन महिला के रूप में याद करेंगे, जिसने कभी किसी को 1 रुपए का नुकसान नहीं पहुंचाया, जिसने कभी किसी से 1 रुपए का सुविधा नहीं ली, जिसने कभी किसी के लिए निष्पक्षता के तौर पर, मतलब ऐसी बात नहीं करी, वन साइड बात करी हो, तो एक बहुत अच्छी महिला के रूप में याद करेंगे। इतिहास कुछ भी कहेगा, लेकिन दिव्या गंगवार की पहचान एक डॉक्टर परशुराम गंगवार की तरह, जिसके आगे नाम के आगे ईमानदार पहले लगा होता है, बाद में उनका नाम आता है। तो क्योंकि मेरा ये बहुत लक रहा है कि मैं जो ये पी शब्द है ना, इसका जुड़ाव मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। पी से परशुराम जी आते, पी से प्रदीप जी आते, तो ये दोनों ही मेरी लाइफ में एक मजबूत सिंबल है, जो मेरी रीढ़ की हड्डी है। तो लोगों को ये कभी नहीं लगेगा कि दिव्या गंगवार से उसे लेस मात्र भी, पेन की नोक बराबर भी नुकसान हुआ है। पी का रिलेशन आपने बताया, मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि पी से पीस भी आता है। दिव्या गंगवार जी शासन करें तो शांतिपूर्ण शासन हो, जनता उसमें परेशान ना हो। या मतलब ये मैं अगर अपने आप से कहूँगी तो आपको लगेगा, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि मेरा तो लाइफ का एम ही यही है कि कोई परेशान ना हो, कोई दुखी ना हो। हम सबको तो नहीं पूर्ति कर सकते, लेकिन हाँ इतना हमारा एम जरूर रहता है कि हम जितना हो सके। बहुत लोग मददगार आते हैं, और हम, मतलब ये मैं आपको कह जरूर रही हूँ
बहुत लोग मदद डिमांड लेकर आते हैं और हम कोशिश करते हैं। लोग तो सरकारी पैसे से योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन एक दिव्या गंगवार चौधरी प्रदीप सिंह की फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो हम लोग बिना किसी सरकारी पैसे से अपनी ओन मनी से लोगों तक तो पहुंचने की कोशिश करते हैं। कई बच्चों को हमने शादियां भी की हैं, किसी बच्चे का इलाज भी चल रहा है जो हमारे माध्यम से होता है। तो हमारी कोशिश रहती है कि अगर ऊपर वाला देता है तो सब चीज़ तो अपने कपड़ों पे, अपने ऐशो आराम पे खर्च नहीं कर सकते। कुछ पार्ट हमें अपने लोगों के लिए बचा कर रखना होता है, जो हम ये कर पा रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है हमने ना पूछी हो लेकिन आपका मन हो जनता से कहने का, तो आप कह दीजिए। मेरा बस यही मन है कि वक्त आपके पास फिर एक बार वक्त आ गया, क्योंकि मैं राजनीतिक फैमिली से आती हूँ और मैं राजनीति में ही स्ट्रगल भी कर रही हूँ। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारे पास एक जो अधिकार संविधान से मिला हुआ है, वो वोट का अधिकार है। वो 5 साल में एक ही बार इस्तेमाल होता है, तो उस अधिकार को इस्तेमाल करिए। और आप सब देख चुके हैं, आप बदलाव लेकर आइए। मैं किसी पार्टी की बुराई, किसी पार्टी की तारीफ नहीं करती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बीसलपुर को देखते हैं, बीसलपुर के लिए बदलाव चाहते हैं, तो आपको अपने वोट का अधिकार सही दिशा में करना होगा। और मैं आपकी बहन, आपकी बेटी आपके बीच में आपसे यही कहती हूँ कि आप वोट करें, सपोर्ट करें और बीसलपुर की धरती पर बदलाव लेकर आए। ठीक है, पॉडकास्ट के अंत में हमारे चैनल भाई टीम की ओर से कुछ सजेशन है। जो भी प्रत्याशी ऐसे लड़ रहे हैं सबसे हम कह रहे हैं, जैसे कि आम छात्र के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी बनाने का प्रयास करें और कुछ जो सार्वजनिक जगह हैं उन्हें सही करने का प्रयास, जैसे पार्क हो गए या फिर कोई भी घूमने फिरने की जगह, उन्हें सही करने का प्रयास किया जाए। साथ ही साथ कुछ अच्छे स्थानों पर फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करें। एक जैसे सीएम पोर्टल, आज हमें कोई दिक्कत होती है तो हम उस पर शिकायत कर देते हैं और उसका समाधान होता है। ऐसे ही एक हमारा होना चाहिए एमएलए पोर्टल, जहाँ क्षेत्र की जनता अगर उस पर कोई कंप्लेंट कर दे तो अभी तक तो क्या है, आवाज़ चले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें अगर उस पोर्टल पे किया जाए तो उनका पूर्ण रूप से निदान हो। तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं आप जनता के लिए जरूर कीजिएगा। तो इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। मैं भी अपने वहाँ हाफ इंची में जो शॉप खुली है ना उनके भैया की, उसका उद्घाटन मैंने किया था वहाँ रामलीला रोड पर। तो मैं वहाँ बच्चों से मिली थी, वो इसमें कोचिंग में पढ़ रहे थे ना, तो मैंने वही उनसे बातचीत कर रही थी कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या होता है, कितना लाइट आपको मिलती है, कितना सुविधाएं मिलती है। तो माइंड में कहीं ना कहीं सेट है किस चीज़ और कितना आपसे मंथली लिया जाता है। तो मैं वही उनसे सब पूछ रही थी। तो माइंड में थोड़ा बहुत, देखिए चलता बहुत कुछ है, लेकिन जब आपके हाथ में आप एक जगह पर बैठे होते हैं, आप तभी इस चीज़ को पूरा कर पाते। हर चीज़ को हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये हमारे दिमाग में है, क्योंकि अगर युवा यहाँ का पढ़ा हुआ होगा, समझदार होगा, सक्षम होगा, वो तभी देश का विकास ही युवाओं से होता है। क्योंकि एक आने वाली पीढ़ी 5 साल में, अब मैं 10 साल पहले राजनीति में आई, मैं 10 साल तो एज मेरी बड़ी हो गई जी। तो मेरे से 10 साल बाद जो और बच्चे और तैयार हो गए ना, तो जितना हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, उतना ही देश विकासशील होगा। और ये आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है, एमएलए पोर्टल वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा। और बाकी बच्चों की शिक्षा को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ऊपर वाले ने चाहा और पब्लिक ने चाहा, जनता ने चाहा, तो जरूर पूरा होगा। अब अंत में जैसे हमने आपको एक मैसेज दिया था, आपको नहीं पता है वो मैसेज किसके पास जाना है, एक मैसेज दे दीजिए ताकि हम किसी अगले व्यक्ति को डिलीवर कर सकें। चलिए, अब जिसका भी पॉडकास्ट करें वो अपनी लाइफ में, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार के साथ अच्छे से आगे बढ़ें, खुशियों भरा उनका जीवन रहे और अपने व्यवसाय में बहुत तरक्की करें और आगे बढ़ें। तो आज आपने सुना दिव्या गंगवार जी को, जो बीसलपुर विधानसभा 130 से आगामी उम्मीदवार हैं, और उनके दृष्टिकोण को समझा, जाना, और आप लोग समझिए कि कौन व्यक्ति आपसे किस तरीके की बात करना चाहता है, उसकी भावनाएं क्या है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत से इसी जोश के साथ।